बारिश की छोटी छोटी बूंदें एक तरह से देखा जाए तो नदियों का जो बड़ा बहाव है उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। इसी तरह आपके और हमारे जीवन में किए गए छोटे छोटे प्रयास ही हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। इसलिए हर रोज छोटे छोटे प्रयास करते रहिए और परिवर्तन लाते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। और अगले 1 घंटे में हम बने रहेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। भावना, सुप्रभात आपको। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। सुप्रभात नया सवेरा के सभी दर्शकों को। तो अगले 1 घंटे में होंगी तमाम बड़ी खबरें जिन पर हम नजर डालने वाले हैं। और 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 428 सीटें के चुनाव जो हैं उस पर मतदान पर अब जो है वोटिंग हो चुकी है और बचे हैं 2 चरण। 25 मई और 1 जून को चुनाव होने, उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो मैराथन दौड़ जो है उनकी जारी है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश का। वहीं विपक्षी पार्टियां भी ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही नजर होगी दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सम्मान में आज भारत 1 दिन का राजकीय शोक कर रहा है। और इसके साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी जुड़ी हुई। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण कल हुआ संपन्न। 60% से अधिक हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में करेंगे चुनावी जनसभाएं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन में भाग लेंगे। 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ करेंगे बातचीत। भाजपा के स्टार प्रचारक जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता ओडिशा, यूपी, हरियाणा और दिल्ली में करेंगे रैलियां और रोड शो। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला। पिछली सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला रख लिया था सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार समारोह की रस्में आज से होंगी शुरू। गम में डूबा ईरान। भारत में भी आज 1 दिवसीय राजकीय शोक। 28 जून को ईरान में होगा राष्ट्रपति चुनाव। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। जीतने वाली टीम कटाएगी फाइनल का टिकट। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का मिलेगा एक और मौका। और चलिए, ये थी तमाम हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। तो चलिए, देश भर की कुछ खास खबरों में भावना 24 की चुनौती की सबसे पहले बात कर लेते हैं और देखते हैं 24 की चुनौती। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण बीते कल संपन्न हो चुका है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में बीते कल ये मतदान हुआ था। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड की एक सीट के लिए भी उपचुनाव के लिए भी बीते कल मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार 5वें चरण के मतदान में कल रात 11:30 तक
60.09% मतदान हुआ है। हालांकि यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया और यहां वोटिंग का बीते 35 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। कल हुई वोटिंग के साथ ही अब तक लोकसभा की 428 सीट पर चुनाव संपन्न हो चुका है और ऐसे में अगर देखा जाए तो 5वें चरण में 49 सीटों पर बीते कल मतदान हुआ है। 49 संसदीय क्षेत्रों में कल मतदान हुआ और इस चरण में उत्तर प्रदेश की लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और महाराष्ट्र में नॉर्थ मुंबई, साउथ मुंबई जैसे चर्चित सीटों पर भी कल मतदान हुआ है। कल राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला हो चुका है। नतीजे 4 जून को हम सभी के सामने होंगे। अब लोकसभा चुनाव के केवल 2 चरण ही बाकी रह गए, जिसमें छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा और उसके बाद में आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। लोकसभा चुनाव के लिए आप सिर्फ 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि उसने पिछले 5 चरण के चुनाव में अपनी मंजिल तय कर ली है, लेकिन बाकी के 2 चरण में बीजेपी विपक्ष को पटखनी देने की रणनीति बना चुकी है। आज फिर एक बार भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। बिहार में प्रधानमंत्री की पहली सभा सुबह 11 बजे पूर्वी चंपारण में होनी है। यहां बीजेपी के राधा मोहन सिंह चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ लालू यादव ने राजेश कुशवाहा को टिकट देकर मुकाबले को थोड़ा रोचक जरूर बना दिया है। 2019 में राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह को हराया था। प्रधानमंत्री की अगली रैली की बात करें तो वो दोपहर 12:30 बजे महाराजगंज में होनी है। यहां एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी जनसभाओं के साथ करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं पूर्वी चंपारण और महाराजगंज। हमारे संवाददाता लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक कुमार महाराजगंज से और धीरज भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों से पूछना चाहेंगे, धीरज सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर पूर्वी चंपारण की बात की जाए धीरज, तो पिछले 3 चुनावों से राधा मोहन बीजेपी को कुमार आलोक से मैं पूछना चाहूंगी कि कुमार पिछले 3 बार से चंपारण में बीजेपी को लगातार जीत मिलती आ रही है और राधा मोहन ही जितवाते आ रहे हैं। चौथी बार बीजेपी ने इनके ऊपर अब जो इनकी नजरें हैं इन पर है, और लेकिन देखा जाए तो लालू प्रसाद ने भी जो अपना प्रत्याशी छोड़कर अब इस चुनाव को रोचक बना दिया है। देखिए, मैं अभी महाराजगंज में हूँ, जो महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे 12:30 बजे के करीब। और आपने मोतिहारी की बात की, पूर्वी चंपारण की बात की, तो राधा मोहन सिंह एक बड़े नेता हैं और लगातार 2014 से 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की। इसके पहले भी वो सांसद रह चुके हैं मोतिहारी से और उस पर भाजपा ने उन पर विश्वास किया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा क्योंकि उम्र को देखते हुए, लेकिन उनके अनुभव और उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया। और सबसे रोचक बात यह है कि खासकर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, महागठबंधन की हम बात करें, तो महागठबंधन ने इस बार जो बिहार में कास्ट फैक्टर है, कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है और उस कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए 10 पूरे महागठबंधन में 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कुशवाहा जाति से है, यानी कुशवाहा जाति कोयली जाति से है। तो चाहे वो नवादा की बात हो, चाहे वो अन्य औरंगाबाद की बात हो, और यहाँ भी मोतिहारी में ये दाव खेला है क्योंकि पिछली बार आकाश कुमार सिंह जो मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के खिलाफ खड़े थे, इस बार वो महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर एक टेस्ट किया है लालू प्रसाद यादव ने या महागठबंधन ने कि किस तरीके से राधा मोहन सिंह को घेरा जाए, और देखना है कि चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब उसमें पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मतदाताओं ने किया और कितना प्रयोग जो लालू प्रसाद यादव का है वो सफल हुआ। जी बिल्कुल कुमार आलोक, इस पर तो नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी। आपके पास वापस आएंगे। धीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्वी चंपारण से। धीरज, सुप्रभात आपको। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज वहां पर पहुंचेंगे, तो क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मंच से करते हुए नजर आएंगे, और क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है तो किस तरीके का माहौल वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ये पूर्वी चंपारण का ये जो क्षेत्र रहा है, ये क्षेत्र राधा मोहन सिंह का गढ़ रहा है जी। और जैसा कि जानकार बताते हैं कि राधा मोहन सिंह यहाँ से 5 बार के सांसद रहे हैं।
तो जो संसदीय कार्यकाल का जो 30 साल है, जो 25 साल है, 25 साल राधा मोहन सिंह ने इस क्षेत्र में बिताया है। तो राधा मोहन सिंह केंद्र में कृषि मंत्री रहे हैं। राधा मोहन सिंह जो बिहार अगर सरकार की बात करें तो वहाँ भी राधा मोहन सिंह की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और खास करके केंद्रीय राजनीति में राधा मोहन सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने कहा जा सकता है कि बिहार में जो एक समुदाय राजपूत वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व किया है। तो राधा मोहन सिंह के लिए यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल मुफीद है। जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जो राजेश कुशवाहा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जातीय गोलबंदी के आधार पर वोटरों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के साथ या महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके जरिए राजेश कुशवाहा यहाँ की राजनीति में अपनी दमखम लगा रहे हैं। देखिए जैसा कि आलोक जी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार की धरती पर एक प्रयोग किया है और उस प्रयोग में ये देखा जा रहा है कि जैसे कि अगर हम शिवहर सीट को ले लेते हैं तो वहां पे उन्होंने एक भूमिहार उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला को उतारा है ताकि जो वोटर है जो बीजेपी का जो वोटर है भूमिहार वोटर उसका शिफ्टिंग किसी तरीके से जातीय आधार पर महागठबंधन की तरफ हो। वैसी ही जो कोशिश है वो आपको पूर्वी चंपारण में हुई है। पूर्वी चंपारण में ये कोशिश हुई है कि जो पिछड़ा जो समाज है, पिछड़े समाज की जो गोलबंदी है वो पिछड़े समाज की गोलबंदी किस तरीके से महागठबंधन के पक्ष में हो, तो उसकी भी एक कोशिश की गई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि जिस तरीके से जो 2019 का लोकसभा चुनाव लगभग 4 लाख वोटों से जो राधा मोहन सिंह जीत कर आए थे और जिस प्रकार से यहाँ पे जातीय समीकरण को भी अगर हम आधार मानते हैं पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में, तो जातीय समीकरण के आधार पे भी राधा मोहन सिंह का पलड़ा यहाँ भारी दिखाई दे रहा है। अब जहां तक पीएम की सभाओं की आपने बात की है तो प्रधानमंत्री की जब यहाँ रैली होगी तो जरूर वो यहाँ के जो समस्या मूल रूप से जो प्रॉब्लम जो है जिसकी बात वो कांग्रेस कर रही है वो आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ जरूर बात करेंगे। और प्रधानमंत्री बार बार बिहार की अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि देखिए जो ओबीसी का जो कोटा है, ओबीसी को कोटे को काटकर जो महागठबंधन है, जो कांग्रेस है वो मुसलमान अल्पसंख्यकों को शिफ्ट कर रहा है। जैसा कि उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया और उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया कि वहां में कांग्रेस की सरकार बनते ही जो 5% का जो कोटा है ओबीसी का कोटा वो उन्होंने अल्पसंख्यकों को जी धीरज। तो साथ साथ जातीय समीकरण के साथ साथ आरक्षण का मुद्दा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र अपनी रैली में उठा सकते हैं। धीरज और कुमार, आलोक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए नया सवेरा में। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिहार के चुनावी दौरे को लेकर। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. हर घर पाइप से पहुंचाएंगी सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां पर 2 चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। कुमार आलोक अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की दोनों जनसभाएं जो है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिर ऐसे कौन कौन से मुख्य प्रत्याशी हैं जिनकी हार और जीत काफी मायने रखती है और जिन पर सभी की नजर है? ये अपने महाराजगंज में, अगर अब प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बहुत बड़े नेता हैं। बिहार सरकार में कई बार वो विधायक रह चुके हैं और इसके अलावा बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और 2014 और 2019 में दोनों सालों में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार उनका मुकाबला आकाश कुमार सिंह से है, जो अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सुपुत्र हैं, उनसे उनका मुकाबला है। तो इस बार जो जातीय गोलबंदी की हम अगर बात करेंगे तो कांग्रेस ने एक दांव खेला है। जो भूमिहार जाति के प्रत्याशी हैं आकाश कुमार सिंह, और भूमिहार जाति ट्रेडिशनली एनडीए की सपोर्टर है और एनडीए का मतलब कोर वोटर है, और वहां पर सेंध लगाने की कोशिश महागठबंधन ने की है कि इस जाति का वोट अगर टूटता है तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मुश्किल होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि महाराजगंज की जो चौहद्दी है, यहाँ महाराजगंज का कुछ जो क्षेत्र है वो छपरा जिले में पड़ता है, यानी सारण जिले में पड़ता है, और कुछ जो क्षेत्र है वो सीवान जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर एक साथ दोनों सीटों को साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ पर सीवान में जो मुकाबला है वो शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, और इसके अलावा जदयू के प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीवान और महाराजगंज दोनों सीटों को साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि उनका जो संबोधन होगा उसमें सीवान और महाराजगंज दोनों फोकस होगा। तो मुकाबला यहाँ पर आपने कहा कि कौन कौन सी सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, तो आपने बताया कि यहाँ सीवान में भी दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हिना साहब है वो भी मुकाबले में है। उसी तरीके से अगर हम शिवहर की बात करेंगे तो शिवहर में वहाँ पर कैंडिडेट आरजेडी ने जो दिया है रितु जायसवाल को दिया है, जो बहुत ही नई कैंडिडेट है और वैश्य जाति से वो बिलोंग करती है, और उनके सामने है आनंद मोहन जो बहुत बड़े बाहुबली है बिहार के रहे हैं, और उनकी पत्नी लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो सीटें, राधा मोहन सिंह की बात आपने राधा मोहन सिंह के बारे में धीरज ने बताया ही, तो ये तमाम जो सीटें हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर 25 तारीख को चुनाव होगा। जी कुमार आलोक, यहाँ धीरज भी हमारे साथ है पूर्वी चंपारण से। धीरज, आप बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो अति पिछड़ा जाति या वर्ग के लिए हमेशा अपनी आवाज मुखर करते हैं, और हमने घोषणा पत्र में भी देखा है कि इस वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा ने एक जगह दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वी चंपारण आएंगे तो राधा मोहन के लिए ये जो अति पिछड़ा वर्ग है उससे अपील करना कितना लाभदायक होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा। दो अगर हम पूर्वी चंपारण के इस सीट की अगर हम बात कर लें जहां की प्रधानमंत्री की सभा है, तो इस सीट के जो 50 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4 से 5 लोकसभा सीटें हैं। अगर हम पूर्वी चंपारण की बात अगर हम करते हैं तो हम जो पश्चिमी चंपारण का जो यहाँ से इलाका है वो मात्र 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो सीट भी प्रभावित होगा प्रधानमंत्री की सभा के जरिए। प्रधानमंत्री अपनी सभा के जरिए यहाँ से जो 7 का लगा हुआ वाल्मीकि नगर का जो क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर के क्षेत्र के लोगों को भी प्रधानमंत्री संदेश देंगे, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की इस सभा में शिवहर से भी लोग पहुंचेंगे, यहाँ की सभा में लोग पश्चिमी चंपारण से भी पहुंचेंगे, और यहाँ के जो वाल्मीकि नगर के भी कैंडिडेट हो सकता है कि वो भी प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के मंच पर आएंगे। तो ये जो सेंटर का इलाका है, इस जो मोतिहारी को कहा जाता है कि 4-5 जो लोकसभा क्षेत्र है, 4-5 लोकसभा क्षेत्र का ये सेंटर है। तो 4-5 लोकसभा के, और ये जाहिर सी बात है कि 4-5 लोकसभा के जो चाहे नेता हो या वहाँ के जो आम कार्यकर्ता हो, प्रधानमंत्री की सभा में वो जरूर पहुंचेंगे, और यहीं से प्रधानमंत्री एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि किस प्रत्याशी के पक्ष में आपको मतदान करना है और क्यों करना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने किस तरीके से बिहार का विकास किया है। उन्होंने यहाँ की सड़कों का जिक्र किया, खास करके वो तेजस्वी यादव पे हमलावर होते हैं और उस लोगों से साफ तौर पर पूछते हैं, सवाल करते हैं कि आप बताइए कि जो लालू प्रसाद यादव यहाँ से 10 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे, तो उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया। तेजस्वी यादव
उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आपके क्षेत्र को क्या किया? आपने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को देखा, तो क्या आप उसी राज में आप दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, या उसी आप प्रधानमंत्री जो बीते 15-20 साल पहले, जो 15 साल पहले जो यहाँ का एक जो राजद का एक तरीके से जो एक मॉडल ने उन्होंने विकसित किया था, क्राइम मॉडल और विकसित बिहार का मॉडल, क्या आप उस मॉडल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? और जो परसों हमने गृह मंत्री का भी जो यहाँ पे कार्यक्रम देखा बेतिया में, तो गृह मंत्री ने इस बात की भरपूर कोशिश की और लोगों को बताने की कोशिश की कि बीते 10 सालों में हमने इस इलाके के लिए क्या क्या काम किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बीते 10 सालों में जितनी भी सफलताएं हुई हैं देश भर में, उनको गिनवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मोदी 3.0 जब होगा उसमें किस तरीके की रणनीति के साथ भाजपा आगे आएगी वो भी दर्शाने की कोशिश करेंगे। धीरज और कुमार आलोक, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, और इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद में आज उत्तर प्रदेश का भी रुख करेंगे और यहां पर उनकी पहली जनसभा करीब शाम 4 बजे प्रयागराज में होगी। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज सीट दरअसल हाई प्रोफाइल सीटों में इन दिनों शुमार है और इसके बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री वाराणसी में 25,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ में बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन में के दौरान गृहिणियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यवसायियों, वकीलों और खिलाड़ियों के साथ में आज वार्ता करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 2 महत्वपूर्ण चुनावी दौरे बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होने वाले हैं। नया सवेरा में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ, क्योंकि खबरें और भी हैं। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे अब खबरों में आगे। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज ओडिशा में कई जनसभाएं करेंगे। अमित शाह सबसे पहले संबलपुर के अंठंडापाली में जनसभा करेंगे। इसके बाद अमित शाह केंदुझर, ढेंकानाल और पुरी में भी चुनावी रैलियां कर भाजपा प्रत्याशियों के जन समर्थन जुटाएंगे। और वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले हरियाणा के रोहतक और जींद में रोड शो करेंगे और इसके बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो भी करेंगे। दिन के अंत तक जेपी नड्डा दिल्ली के चांदनी चौक में एक जनसभा को भी आज संबोधित करेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी जमशेदपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव आज प्रयागराज में एक साझा रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ और हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा के यमुनानगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वे चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बाद पटौदी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां लगातार रैलियां और जनसभाएं करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली करेंगे।
वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लालगंज और भदोही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ सपा नेता डिंपल यादव आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ मिलकर प्रयागराज में एक संयुक्त रोड शो करती हुई नजर आएंगी। डिंपल यादव आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में भी प्रचार करेंगी। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी को भी वो बाबा साहेब के संविधान को कुचलने नहीं देंगे। पीएम ने साथ ही कहा कि सभी को राहुल गांधी के शब्दों को सुनना चाहिए, जिसमें वो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के अधिकारों से वंचित कर असंवैधानिक रूप से समुदाय विशेष के आरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए, और हर टीवी वाला आता था, मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं। शाहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के गौर विरोधी है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है। और तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग।
और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं। बहुत बचाया इन लोगों को, जिन इकोसिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और वो भी SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी इकोसिस्टम इससे बचने के रास्ते खोज रही है। मोदी ने आपको ऐसा पकड़ा है, देश इस चुनाव में आपको सजा देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग के लोग, SC, ST, OBC वर्ग के आप लोग इंडी गठबंधन वालों को, TMC को अपना आरक्षण छीनने देंगे, अपना अधिकार छीनने देंगे? तो जहां एक तरफ आरक्षण पर सियासत इन दोनों बहुत तेज हो रखी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक और प्राइवेट न्यूज चैनल भारत 24 को दिए इंटरव्यू में चुनाव, भ्रष्टाचार, आरक्षण और पाकिस्तान सहित कई मुद्दों पर बात की है। मुस्लिम विरोधी होने के आरोप पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने इस बातचीत में कहा है कि मैं संविधान के तहत काम करता हूं, मेरी हर स्कीम 100% हर किसी के लिए और इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। इससे सबको बराबर फायदा मिलता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आइए सुनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश में हम सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। भारत का संविधान किसी के प्रति भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। भारत का संविधान किसी से पक्षपात करने की अनुमति नहीं देता है। मेरी पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास। उसमें भी मैं एक कदम आगे चला हूं। मेरी जो वेलफेयर स्कीम्स है जी, उसका 100% सैचुरेशन, मतलब घर पाने योग्य लोग हैं 100% मिलना चाहिए जी। गैस कनेक्शन पाने योग्य हैं 100% मिलना चाहिए जी। जब मैं 100% देता हूं मतलब सामाजिक न्याय भी करता हूं। जब 100% देता हूं तो अच्छा सेकुलरिज्म भी करता हूं, कोई भेदभाव है ही नहीं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के 3 अवगुणों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और हर जगह पर सांप्रदायिकता के खेल खेलते हैं। इनमें 3 क्वालिटी है जो मैंने पहले से ही बताया। 3 क्वालिटी तो नहीं कह सकता, 3 अवगुण है। एक, ये गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। जहां तक मोदी का सवाल है, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान हमको जो कहता है, लेकिन अपीजमेंट के पक्ष में हम नहीं हैं। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। ये अपीजमेंट कर करके आप सेकुलर नहीं बन सकते हो।
सेक्युलर बनना है तो सबको समानता से सेक्युलर बन सकते हो, ये वो नहीं करते हैं। अब कर्नाटका में रातों रात उन्होंने ओबीसी के जो आरक्षण था उसको लूट लिया और मुसलमानों को दे दिया। मैं उसका विरोध करता हूं। जब मनमोहन सिंह जी मैं उस मीटिंग में मौजूद था, वो कह रहे संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमान का है। मैं कहता हूं संपत्ति का पहला अधिकार देश के गरीब का है। मैं धर्म के आधार की राजनीति का विरोध करता हूं। और इसी के साथ फिलहाल 24 की चुनौती यानी कि लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों में इतना ही। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए नया सवेरा में, क्योंकि नया सवेरा में ब्रेक के उस पर बात करेंगे और तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों का एक छोटा सा ब्रेक। सत्तर साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आइए अब आप पार्टी से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बिना इजाजत भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पर आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक केजरीवाल के विरोध में मार्च के आह्वान के बाद रविवार को भाजपा मुख्यालय के पास सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई, क्योंकि आपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाने की कोई अनुमति नहीं मांगी थी। आईपीसी की धारा 188 के तहत इंद्रप्रस्थ एस्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। रविवार को केजरीवाल के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए 10 फुट के बैरिकेड के सामने बैठ गए। हालांकि महज 20 मिनट बाद ही प्रदर्शन खत्म हो गया और मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत सभी नेता पार्टी दफ्तर लौट गए। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी पर अब एक और बड़ा आरोप लग चुका है। दरअसल ईडी की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में कनाडा में आम आदमी पार्टी के फंड जुटाने के कार्यक्रम के दौरान जुटाई गई धनराशि पार्टी के मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक के खाते में भेजी गई थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में ईमेल बातचीत के साक्ष्य भी शामिल हैं, जो भगवंत के जरिए पाठक और आप सदस्य कपिल भारद्वाज को $29,000 के सीधे हस्तांतरण पर संकेत देते हैं। ईडी के एक सूत्र ने कहा कि दानकर्ता और दान राशि का विवरण देने वाली डेटा शीट कनाडा में आप स्वयंसेवकों की ओर से ईमेल के जरिए आप ओवरसीज इंडिया को भेजी गई थी। हालांकि इनके नाम पार्टी के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है, जो जानबूझकर छिपाए गए लगते हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा कि 30 जनवरी 2016 को टोरंटो में एक अन्य कार्यक्रम के दौरान कुल $11,786 जुटाने का दावा किया गया। ईडी के सूत्रों ने कहा कि इस धनराशि में से $3,821 को कार्यक्रम के आयोजन के रूप में खर्च करना बताया गया, जबकि $7,955 को छोड़ दिया गया। और ये बची हुई रकम 11 AAP कनाडा स्वयंसेवकों के पासपोर्ट का उपयोग करके AAP इंडिया के IDBI बैंक खाते में डाली गई थी।
बढ़ते आगे, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से कई याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने हाईकोर्ट में कहा था कि अब की बार आम आदमी पार्टी को भी कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। सीबीआई के वकील ने भी सिसोदिया की याचिका का विरोध किया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 33वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को एक रैली में उनकी हत्या कर दी गई थी और उन पर आत्मघाती हमला हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वीरभूमि पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि आज दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। और आइए अब मौसम से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। गर्मी और लू के कारण लोगों का हाल बेहाल है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण हीट वेव जारी है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बढ़ते हुए तापमान और लू को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज गंभीर उष्ण लहर चलने की संभावना है। वहीं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को धूप के समय बाहर निकलने से परहेज करने और अधिक मात्रा में पानी पीने का सेवन करने की सलाह दी गई है। महिलाओं, बुजुर्गों और खासकर बच्चों को अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया है कि आगामी कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुयश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं ताज़ा अपडेट देने के लिए। सुयश, सुप्रभात आपको। और लगातार अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लू चल रही है लगातार, और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल आपके पास में क्या कुछ अपडेट, कब तक इस लू से राहत की उम्मीद है? जी, अगर आपको अभी बताऊं तो अभी का टेम्परेचर 31 डिग्री है और ये बढ़ता जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक जाएगा भावना। और ये जो लू है, अभी जो मौसम की अभी जो हाल का अपडेट है, अगर मैं आपको कहूं तो हवा में हल्की सी ठंडक है, लेकिन 10 बजे के बाद एक बार फिर ये तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अधिकतम तापमान 43 डिग्री हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धूप के साथ साथ जो लू चल रही है उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है और इसी के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, यहाँ आसपास नई दिल्ली एनसीआर, साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौसम में ये जो गर्माहट है वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो गई है। इसी की तरफ से जैसा कि अभी आपने भी बताया कि वैज्ञानिकों ने जो लोगों को सलाह दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। बच्चों के स्कूल भी बंद हैं और दिन में अधिकतर 12 बजे से, आज भी कहा गया है कि 12 बजे से लेकर और 4 बजे तक, खासकर जब तक आपका कोई बहुत ही ज़रूरी काम ना हो, आप बाहर ना निकलें, क्योंकि तापमान बढ़ेगा और साथ ही जो हीट वेव से जो गर्म हवाएं हैं वो बढ़ेंगी आज और तापमान में गर्माहट ज़्यादा रहेगी। जी सुरेश, साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने इन लू के थपेड़ों से कब राहत मिलेगी, इसका क्या अनुमान जारी किया है? जी सुरेश, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कब तक इस लू के थपेड़ों से राहत मिल सकती है?
तो सुवेश लगातार हमको बता रही थी कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट है, उसी के साथ आसपास के कुछ इलाकों में भी रेड अलर्ट है और ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लगातार पानी पीते रहें और बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के समय घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, और इसी बात पे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। आप भी पानी जरूर पीते रहिए और इस गर्मी से खुद को और अपने परिवार को बचाते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी गवेश द्विवेदी का। गवेश, आज के जो न्यूज़पेपर आपके सामने उनमें क्या कुछ मुख्य खबरें हैं, शॉर्ट अंदाज में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो आपको सुप्रभात। और बात करें अखबारों की सुर्खियों की तो सबसे पहली जो सुर्खी है वो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से है, जहां पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मतदान 60.4% हुआ है। लोकसभा निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह मतदान पिछली बार की अपेक्षा कुछ कम हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान अंकित किया गया है। जैसे बारामूला में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है और वहाँ पर 58.17% मतदान हुआ है। बात करें सबसे अधिक मतदान की तो पश्चिम बंगाल में यह मतदान प्रतिशत 76.05% है और सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में 54.33% हुआ है। अगली खबर है जहां भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री द्वारा पीटीआई को दिया एक इंटरव्यू विविध समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इस संवाद में जो मुख्य बातें वो निकलकर प्रधानमंत्री जो कही वो कहा है कि उनकी दृष्टि में सभी समान हैं और वह किसी को भी विशेष नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही भाजपा अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी भी नहीं रही है और भाजपा संतुष्टिकरण की बात करने में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस तुष्टिकरण की बात करती है। बात करें अगली खबर की तो अगला खबर शोक समाचार है, जहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई है। इस दुर्घटना में कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके चलते ईरान में 5 दिन का शोक और भारत में भी आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। रईसी की मृत्यु के बाद बता दें ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर वहाँ अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। बात करें अगली खबर की तो अगली खबर है आम आदमी पार्टी को मिली अवैध विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिस रिपोर्ट में बताया है कि आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अरब देशों समेत अन्य देशों से करोड़ों का धन प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख समाचार हैं जो विविध समाचार पत्रों में प्रमुखता से बताए गए हैं।
आगे चलते हैं भावना और कृतिका के पास और जानते हैं नया सवेरा में कुछ और खबरें। धन्यवाद गवीश, इन समाचार पत्रों की विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। और आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई और भारत इसमें राजकीय शोक उन्होंने आज घोषित किया और डीडी न्यूज़ भी इस शोक में शामिल है। और आज आप डीडी न्यूज़ पे किसी भी मोन्टाज या फिर हेडलाइन में पीछे से आने वाले संगीत को नहीं सुन पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद पूरा विश्व इस समय शोक में डूबा हुआ है और 5 दिन की घोषणा की गई है। ईरान में शोक की जानकारी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद कैबिनेट ने अली बघेरी को देश का नया कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया है। ईरान में 28 जून को नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत में भी आज 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक है। इस दौरान आज देश भर में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे नया सवेरा में और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। नारायण मूर्ति ने कहा है कि वियतनाम एशिया की कई अन्य देशों की तुलना में तेजी से अपने लोगों के लिए समृद्धि लाएगा। मूर्ति ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की है। मदद से पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मवेशियों के टीकों की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पब्लिक सेक्टर की ऑयल इंडिया लिमिटेड का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट 18% बढ़ा। पब्लिक सेक्टर के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के निदेशकों का चयन करने वाला FSIB आज भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन पद के लिए पात्र उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस तिमाही के मुनाफे में गिरावट आई है। कंपनी का मुनाफा करीब 3% कम होकर 1126 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 1159 करोड़ रुपए था। तो ये थी खबरें कारोबार जगत से जुड़ी हुई। अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर फटाफट अंदाज में। तो खेल जगत की खबरों में बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के पहले क्वालिफायर में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बेहद ही अहम और खास है क्योंकि जीतने वाली टीम के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। हालांकि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो सनराइजर्स के खिलाफ कोलकाता की टीम मजबूत नजर आ रही है और दोनों के बीच अब तक IPL में कुल 26 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 17 में KKR की टीम ने बाजी मारी है, जबकि 9 मैचों में सनराइजर्स की टीम को जीत मिली है। वहीं अगर इस सीजन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक ही मैच खेला गया जिसमें कोलकाता की टीम ने 7 रनों से जीत दर्ज की थी। भारत की दीप्ति जीवन जी ने कोबे में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ की T20 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 55.07 सेकंड का समय लिया। दीप्ति ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क की ओर से बीते वर्ष इसी चैंपियनशिप में बनाए गए 55.12 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो चलिए खेल जगत के बाद अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम की और जानते हैं मौसम का मिजाज।
तो ऐसे 1 घंटे में हमने जानी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, छोटी खबरें, लेकिन इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। लेकिन कल फिर हाजिर होंगे नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर, बहुत सारी और खबरों को लेकर के। जी हाँ, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH